नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ हैं राजस्व मंत्री रामलाल जाट। तो आइए जनता से जुड़े विभिन्न विषयों पर इनसे चर्चा करके जो जनता से जुड़े सवाल हैं उन्हीं के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। समय की पुकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद ओम जी। आपके चैनल से अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहती है। कड़वे सवाल भी होते हैं, अच्छे सवाल भी होते हैं, इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपका शपथ ग्रहण समारोह जो हो रहा था उस समय जो उपस्थित लोग थे उन्होंने आपको किसान केसरी कह करके संबोधित किया, तो अब ये जानना चाहते हैं दर्शक भी कि जो आपको किसान केसरी क्यों कहा जाए, अभी तक आपने किसानों के लिए क्या कुछ किया है, और दूसरा सवाल साथ ही है कि जो आपका राजस्व मंत्रालय है उसके माध्यम से अब आप किसानों की भलाई के लिए क्या काम करेंगे। देखो, ये हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है। तो हमेशा आज से नहीं, मैं जब डेयरी से जुड़ा हुआ हूँ, कोऑपरेटिव मूवमेंट से, तो विभिन्न काम डेयरी से जो किसानों से जुड़े हुए हैं जो वो मैं करता आया, जिसमें किसानों के लड़के बेरोजगार हैं उनके नवाचार करने का काम मैंने किया डेयरी में, खेती में, उसके साथ। उसके बाद विधायक बना तो भी जो सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को गांव तक पहुंचाकर उसका फ़ायदा दिलाने का काम किया। इसलिए उनकी मन में भावना है। किसानों के मुद्दे हर बार उठाता रहा हूँ, चाहे पद पे था या पद पे नहीं था। तो पद पे नहीं था तो मैंने धरना भी दिया जिला कलेक्टर के माध्यम से। तो मैंने पहले 2 रुपये लीटर किसान को अनुदान दिलवाया था, तो आने वाले बीच में गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिए। कुछ लैंड बिल पे इशू बने थे तो उस पर भी मैंने धरना दिया। गायों के लिए अनुदान जो अशोक गहलोत सरकार 9 महीने देती थी उसको बंद कर दिया, 3 महीने कर दिया था। इसलिए ऐसे मुद्दे मैंने किसानों के हित में उठाए थे। और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जब मुझे मेंबर बनाया गया तो ऐसी चीज़ें मैंने उनमें रखी है। इस वजह से लोगों को सीधा फायदा होता है, इस वजह से लोगों की भावना। इसलिए किसान केसरी कहते रहते हैं, बिजली के बिल संबंधी बात हो, बिना ब्याज रुपए वाली मेरी राय थी सलाह देने में, और भी मुख्यमंत्री जी को कई लोग सलाह देते हैं। लेकिन किसान के आर्थिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने सीधा जो फायदा किसान की जेब में पैसा देने का काम किया, उसमें मैं समय समय पे मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा में बोलते वक्त भी, विपक्ष की सरकार में भी, ऐसे कई मुद्दे जो किसानों के हित में मैं समय समय पर रखता हूँ। उनका फायदा जब जैसे ही सरकार मानती तो मैं पहले ही प्रचार प्रसार करके बताता हूँ। इस वजह से लोगों की भावना, इसलिए किसान केसरी के नाम तो मेरे को कहते रहते हैं। राजस्व विभाग में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आज भी आप देखोगे जो काम होता है तो रेवेन्यू के सबसे ज़्यादा काम पड़ते हैं हमारे, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे ग्रामीण एरिया हो, चाहे बड़ा उद्योगपति हो चाहे छोटे उद्योगपति, उनके सबके रेवेन्यू के काम पड़ते हैं। ऊपर का स्ट्रक्चर तो है, लेकिन नीचे का स्ट्रक्चर जो बाबू है, पटवारी जी हैं, कानून की जानकारी रखने वाले, उनके पद बहुत खाली है। तो चुनौतियां बहुत है हमारे सामने। तो उनको पूर्ति करने के लिए अभी मुख्यमंत्री ने भर्ती निकाली, उनको तीव्र गति से मैं भर्ती कराऊं। दूसरा, इसको आईटी के माध्यम, डिजिटल तरीके से जो काम गहलोत साहब ने हाथ में लिया पिछली सरकार के टाइम, अभी वो प्रक्रिया को पूर्ण करके आम आदमी को राहत इस आईटी के माध्यम से, जो भ्रष्टाचार की जो कंप्लेंट आती है वो इसी से मिट पाएगी। तो ऐसी चीजें करने का काम डिपार्टमेंट में करूंगा। और आम आदमी का जो दुख है वो गहलोत साहब का दुख है, वो मेरा दुख है, वो हमारी सरकार का दुख है। उनके दुख को मिटाने के लिए कानून को बदलना, नियमों में बदलाव करना, ये हमारी जिम्मेदारी, हम उसको कर रहे हैं। पहले भी किया और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। एक अभी प्रधानमंत्री जी ने जब तीनों कृषि कानून लेने की घोषणा करी तो उस समय एक महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि आगे जब भी कभी वो किसानों के हित की कोई भी योजना बनाएंगे तो किसान नेताओं से और आम किसान से बात करेंगे। तो किसान केसरी होने के नाते आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि किसानों की मूल समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। किसान के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा अच्छी बात, लेकिन अगर ये चीज, ये प्रधानमंत्री जी को देर समझ में आई, बाकी ये तो प्रावधान कांग्रेस पार्टी ने उस समय ही कर रखा, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। कम से कम
कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी जो बार बार इस चीज़ को उठा रहे थे, तो उनकी सुन लेते तो ये नौबत नहीं आती, 700 लोगों की जान नहीं जाती। आने वाले समय में किसानों को पूछ के करेंगे तो और अच्छा होगा। किसान को और कुछ नहीं चाहिए, उसका उपज का मूल्य मिल जाए, लागत मूल्य कम हो, सब्सिडी दूसरी चीज़ों की नहीं चाहिए किसान को। किसान या तो ऊपर वाले परमात्मा के हाथ फैलाता है और मुसीबत आती है तो राज की तरफ मुंह करता है, बाकी राज की तरफ किसान अपने मेहनत पे विश्वास करता है और अपने मालिक पे, अपने परमात्मा पे विश्वास करता है। तो सरकार की तरफ तो कब कब देखता है जब सरकार उसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट मारती। तो उनको केवल इन बिचौलियों से, शोषण करने वालों से मुक्ति चाहिए, उपज का सही मूल्य हो, उसका लागत मूल्य कम कैसे हो, नवाचार है, नवाचार उसकी एग्रीकल्चर में डाले, नवाचार उसके दूध के धंधे में डाले, नवाचार उसकी मजदूरी में डाले, यानी जो जो बिजनेस कर रहा है उसमें नई नई चीज़ें डाले, उसको जागृति के लिए पैसा खर्च करें और उसकी लागत कम करने के लिए बीज है या कम पानी में क्या पैदा हो सकता है, ऐसी चीज़ें, ट्रेनिंग ज़्यादा कराए उनको, ये चीज़ें कराई जाए तो किसान को कोई ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। पहले यूपीए सरकार में इतना किसानों का कर्जा माफ़ किया, फिर भी सरकार आज भी किसानों के वापस कर्जे हो गए, क्योंकि प्रकृति पर निर्भर होता है किसान की जरूरत, किसान की उपज। प्रकृति आज चैन बनी हुई है, कई राज्यों में भूकंप, कहीं में बाढ़, कहीं में अकाल, कहीं में सूखा पड़ता रहा। तो ऐसी चीज़ों के लिए छूट तो मिलती है लेकिन पूरा फायदा नहीं मिल पाता। भीख में किसान नहीं लेना चाहता है, किसी कीमत पे कोई छूट नहीं चाहिए किसान को। मैं आज भी कह रहा हूँ, आप कोई भी छूट किसान को मत दो, वो सहमत है, लेकिन उसको केवल उसकी उपज का मूल्य सही दो। जिस महंगाई, जिस गुणे, जिस अंकु से बढ़ी है, जिस पैमाना से बढ़ी है मार्केट की चीज़ों की, उन चीज़ों में उसकी उत्पादकता वाली प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ी है। और डीजल पेट्रोल के भाव देखो, आसमान छू रहे हैं। गैस के भाव देखो, किसान के खेत में काम आ रही डीएपी यूरिया की भाव देखो, आज भारत सरकार दे नहीं रही है, तो उनको आज डीएपी यूरिया देना चाहिए। इसमें सब्सिडी दे रहे हो तो किसान उसको सब्सिडी की, लेकिन उसको कम से कम सही समय पर उपलब्ध तो हो, उस चीज़ को सही रखे तो किसान अपने आप सही रहेगा। ऐसे मुद्दे किसानों के हैं जिनको हल करे तो निश्चित रूप से किसान को उपज का मूल्य मिलेगा और उसका आर्थिक जीवन ऊपर उठेगा। एक जो उद्योगों से काला पानी जो निकलता है वो किसानों के लिए अभिशाप बन चुका है। दूसरी ओर अगर अपन देखें तो उद्योग भी जरूरी है देश की तरक्की के लिए, और साथ ही साथ नवयुवकों को रोजगार भी देते हैं। तो इनमें कैसे तालमेल दोनों में बैठे, देखो कि किसान भी जिंदा रहे और उद्योग भी चले। आज पर्यावरण की विश्वव्यापी समस्या है। जीरो डिस्चार्ज के लिए एग्रीमेंट होकर उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की वजह से, जो आप सिस्टम में कोई भी फैक्ट्री हो, कोई मिल हो, जितनी परमिशन गवर्नमेंट से लेता है उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं। जब वो अपना एक्सपांशन करता है तो ट्रीटमेंट प्लांट का एक्सपांशन नहीं कर पाता, इस वजह से वो काला पानी आज बाहर निकलता है। ये समस्या भिलवाड़ा ही नहीं, ये पाली हो, बालोतरा हो, सांगानेर हो, भिवाड़ी हो, अलवर हो, ये हर जगह आ रही है। तो इसमें सुनिश्चितता एकल खिड़की के माध्यम से जो इंडस्ट्री को जो प्रमोट किया जा रहा है, राजस्थान सीमेंट के माध्यम से, ताकि बेरोजगारी मिटे, गवर्नमेंट को टैक्स आए तो लोगों को फायदा मिले। तो उनमें इन्वायरमेंट ट्रीटमेंट प्लांट में गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे, उनको फैसिलिटीज उपलब्ध कराए। पहले हमने 25% एक ट्रीटमेंट प्लांट के लिए राज्य सरकार से सब्सिडी देते थे, इसमें भारत सरकार सहयोग करे, क्योंकि मेजर टैक्स तो भारत सरकार के पास जाता है, उसी के रेशो में स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो इसमें इंडस्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्री की जो वेस्ट है उसकी डंपिंग, उसको वेस्ट को ख़त्म करने का, जो इन्वायरमेंट में सिस्टम जो आया दुनिया का लेटेस्ट, उसमें सब्सिडी देता है कि छोटे उद्योग भी आगे बढ़ सके और ये किसानों की जो काला पानी की समस्या भी हल हो सकती है। एक अभी जो अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से लोग खेती करना छोड़ रहे हैं। अमेरिका में तो स्थितियाँ ऐसी हुई कि केवल 1.5% लोग कर रहे हैं खेती। हिंदुस्तान में जो कि कृषि प्रधान देश है, और लगभग ऐसा कहते हैं कि आंकड़े बताते हैं 50% लोग कृषि पर निर्भर है। तो आपको यहाँ कृषि का क्या भविष्य लगता है? देखो, किसान का लड़का अपनी बेसिकली तो एजुकेशन में बदलाव चाहिए। अपनी शिक्षा का ढांचा ऐसा खराब है,
भारत सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए, ताकि अगर आज राज्य सरकार इसमें बदलाव करे तो भारत सरकार एड बंद कर देती है। तो भारत सरकार को ये पहल करनी चाहिए। एग्रीकल्चर बेस की चीज है, इंडस्ट्री बेस की चीज है, ये एजुकेशन में आनी चाहिए, उसको प्रॉफिट उस चीज को आदमी को दिखे। अभी तो कहावत है हमारे मेवाड़ी में कि अध बढ़ियो घर का न खावे। आधा पढ़ा लिखा आदमी नहीं तो इधर का नहीं उधर का। तो शिक्षा बुनियादी ढांचा तोड़ रही है अपना। 650 साल मुस्लिम राज करके गए, वो हिंदुस्तान की संस्कृति को नहीं तोड़ पाए। बहुत 250 साल में अंग्रेजों ने संस्कृति को तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने मूल मंत्र शिक्षा में जहर डाला। तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षा में बदलाव करें, तभी जो किसान आधारित खेती पे जो है वो पलायन रुकेगा। अगर किसान नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, और इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो सरकार नहीं चलेगी। तो सब एक दूसरे के जुड़ाव है। आज मार्केट भी किसान पर निर्भर है, इंडस्ट्री भी किसान पर निर्भर है, मजदूर भी किसान पर निर्भर है, सरकारें भी किसान पर निर्भर है। तो किसान एक रीढ़ की हड्डी है, इसको जिंदा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एजुकेशन में मेजर बदलाव करके संस्कारित शिक्षा, बेसिकली इन्वायरमेंट की जानकारी, ये कंपलसरी चीजें हो तो ये संभव हो पाएगा। एक मेरा जो सवाल है वो जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और वो जो गुटबाजी में उलझे रहते हैं, उनको संदेश देने के लिए है कि रामलाल जी अशोक जी गहलोत के भी प्रिय हैं और डॉक्टर सीपी जोशी को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये तालमेल आप दोनों में कैसे बिठाते हैं? सचिन पायलट जी के भी बिल्कुल, ये हमारे नेता हैं, आपने नाम लिए। अशोक गहलोत जी तो बहुत बड़े नेता है, सीपी जोशी जी हमारे बड़े भाई की तरह है। सचिन पायलट जी उम्र में मेरे से छोटे हैं, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े पदों से नवाजा है। तो राजनीति में मेरे से, लेकिन उम्र में मेरे छोटे हैं, तो वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। लेकिन जॉइंट परिवार होता है, उसमें भी तो हल्की फुल्की अनबन होती है। तो सभी राजनीतिक दलों में हल्की फुल्की अनबन होती है, लेकिन ये क्वालिटी अशोक गहलोत से सीखी हमने। एक आदमी से, एक जाति से, एक गांव से कोई राजनीति नहीं चल सकती। क्या बात है। राजनीति के लिए नहीं तो आपको सब पर निर्भर रहना पड़ेगा, हर जाति को गले लगाना पड़ेगा, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर सेक्टर को निभाना पड़ेगा। तो ये चीज अशोक गहलोत जी में है। सीख से हमारे में भी कमी है, हम पहले ये काम नहीं करते थे, लेकिन सीखते सीखते उनसे ही आज कोशिश करते हैं कि कम से कम झगड़े हो पार्टी में। आज हमारे से ज्यादा झगड़े भारतीय जनता पार्टी में है। वो तो बिल्कुल इस तरह, आज देखो ना, पूर्व मुख्यमंत्री जी आई, सम्मानजनक तरीके से उनका स्वागत करना चाहिए। हम तो विपक्ष में, फिर भी हम ये मौजूद होते तो हम खुद भी स्वागत करते। उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं या जिला अध्यक्ष जी हैं या संगठन के आदमी, वही जब अपने नेता की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये चीज हमारे में नहीं है। अब देखो, जो भी हमारे उपचुनाव हुए या उससे पहले अशोक जी सीएम नहीं थे तो पायलट साहब अध्यक्ष थे, तो कैसे सामंजस्य से अशोक जी बिठा के चलते थे। मुख्यमंत्री जी बनने के बाद भी कैसे वो 7 नॉमिनेशन करवाने जा रहे हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं, इसलिए आज हम सीटें जीत के आए हैं। तो झगड़े निश्चित रूप से होते हैं, मैं नहीं कहता हूँ नहीं है, और आज भी हैं, लेकिन जितना कम कर सकते हैं वो अशोक गहलोत जी की सीख है, करना चाहिए, हम कर रहे हैं उसमें। देख लो आज हमारे नाम मात्र के हैं, फिर भी मेरा भी कई बार लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब हमारे को समय रहते पार्टी का काम होता है, हम सब एक साथ बैठ के काम करते हैं। और आपने अच्छा प्रश्न पूछा, हमारे में और कमियां आप उजागर करोगे या हमें कहोगे तो हम और ज़्यादा सही करेंगे, ताकि झगड़े बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा, भीलवाड़ा को यूआईटी चेयरमैन और कांग्रेस को स्थायी जिलाध्यक्ष, ये कब तक मिल रहा है? अभी स्थायी जिलाध्यक्ष तो हैं, लेकिन नए चेंज के हिसाब से क्या है, कार्यकारी उनको अभी कर रखा है टेम्परेरी। तो ये पार्टी फैसला करती है, सबकी राय लेके। जो ऑल इंडिया अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन के महासचिव जो हैं अजय माकन साहब, ये सब सलाह करके करेंगे तो जल्दी आपको जिलाध्यक्ष भी मिलेंगे। जैसे उनके स्टेटमेंट आते हैं उसी के ब्याह पे मैं कह रहा हूँ, जल्दी ही मिलेगा। और रहा यूआईटी का, ये कार्यक्षेत्र मुख्यमंत्री जी का है, मेरा है नहीं।
अगर हमें पूछेंगे तो हम सलाह करेंगे, और बाकी तो वो जो करेंगे जिसमें सहमति है। जी। तो आपकी ओर से कौन ठीक होने चाहिए, क्या लगता सभी ठीक है, सारे कार्यकर्ता ठीक, किसी को बनाओ, जो बनता तो एक ही है। है? जी मैं विधायक बना तो मेरे जैसे सैकड़ों लोग विधायक बनने की लाइन में है, मेरे बराबर के हैं, मेरे से बड़े भी हैं, लेकिन मेरे पक्ष में फैसला हुआ हाँ जी तो बाकी लोगों ने मेरा साथ दिया। जी कोई लोग नाराज थे तो उनको मैंने मनाया, कहीं न कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही यूआईटी में भी कई लोग हैं जी जो फैसला तो एक के पक्ष में ही होगा जब भी होगा, तो बाकी लोगों को मानना पड़ेगा और मानेंगे। अनुशासन में है या आर्मी है, पुलिस है, ये अनुशासन से ही चलती है। हाँ जी तो वैसे ही पार्टी और संगठन अनुशासन जिसमें है, घर में भी अनुशासन है, पार्टी में भी है, तो चलती है। तो जो फैसला होगा अच्छा होगा। भीलवाड़ा जिला वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भीलवाड़ा जिला वासियों को तो अभी तो मैं निवेदन ये करूंगा कि प्रशासन और गांव के संग और प्रशासन शेरों के संग चल रहे हैं, उसमें अपनी समस्याओं को दर्ज कराएं। दर्ज कराने वाली चीज़ें फॉलो हो रही है, फॉलो होने से उनके काम होंगे। दूसरा, उनके जो मेरे को विभाग मिला तो उनके लिए मैं हमेशा तैयार हूँगा, वो हम तक सूचनाएं पहुँचाएं, काम करवाएं। अभी चंबल जैसी योजना का पानी का पूरे जिले में नहीं पहुँचा जी तो कोई गांव छूटे नहीं, जी उसकी जानकारी कोई छूटा हो तो वो दे ताकि उनको फायदा मिले। एक महामारी जैसी स्थिति वापस दोबारा बन नहीं जाए, इसलिए उसके लिए मास्क जरूर लगाएं, जी टीका जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंस जरूर रखें जी ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। बच्चे बच्ची घर में बुजुर्ग वो सही रहे, इन चीज़ों का ध्यान रखें। समय की पुकार न्यूज़ चैनल के लिए आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो ये थे रामलाल जी जाट, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बहुत ही विस्तार से और बेबाकी से उत्तर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट पवन बावरी के साथ मैं ओम कसारा, समय की पुकार न्यूज़ चैनल का।